ना हो। तो याद रखिएगा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गाउस का नियम, गॉसेस लॉ। क्या है गाउस का नियम या गॉसेस लॉ? क्या है कि निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जैसे मान लीजिए आप कोई बंद पृष्ठ लेते हैं और उस बंद पृष्ठ से जो भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, आपने निर्वात ले लिया और आपने कहा कि मान लीजिए निर्वात के अंदर वो जो है कोई आवेश है बंद पृष्ठ में, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। मतलब अगर कोई विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, डेफिनेटली वहां बंद पृष्ठ पर कोई आवेश होगा, तो जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और हमें पता है कि हम उस विद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। देखिए जीरो को ऐसे काट कर बनाइएगा फाई, तो उसको हम फाई से व्यक्त करते हैं, किसको, विद्युत फ्लक्स को। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब जो भी विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से गुजरेगा, मतलब उस पृष्ठ के अभिलंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, है ना, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, मतलब उस पृष्ठ के में उपस्थित कुल आवेश, सरल शब्दों में कहें तो पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था कुलम्ब्स लॉ में, तो ये एप्सिलॉन और ये नॉट, एप्सिलॉन नॉट गुना, सरल शब्दों में आप कई बार बच्चे इसको एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, चलेगा, आपको कुल मिलाकर एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये प्रमेय है या थ्योरम है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, और जब आप एक बार इसको प्रूव कर लेंगे तो फिर थ्योरम लिखना भी आप सीख जाएंगे। जैसे अब ये जो भाषा कह रही वो क्या है, ये भाषा कह रही कि जो फाई है, अब फाई क्या हो गया, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल आवेश कौन हो गया, Q, तो कुल आवेश का कितने गुना हो गया, 1/एप्सिलॉन 0 गुना हो गया, है ना, ये Q गुणित 1/एप्सिलॉन 0 ही तो है, ये बन जाता है Q/एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया Q/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो ये अगर आपको याद है फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, तब भी लिख देंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है वो पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, Q गुणित 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई हो गया ना। लेकिन ये प्रूव होगा उसके बाद आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि किस तरीके से गॉस का नियम लिखना है। तो चलिए हम इसको समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक, जैसा कहा गया है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो हमको पहले क्या कर लेना चाहिए, एक बंद पृष्ठ ले लेना चाहिए। और मैंने यहां बंद पृष्ठ के रूप में ले लिया एक गोला। गोला मतलब आपकी क्रिकेट की, टेनिस की बॉल समझ लो। अभी आपके मन में गोले से मतलब ये, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन में ये वृत्त दिखाई देता है, तो आप इसको क्या समझेंगे, आपकी जो टेनिस की बॉल है उस टाइप से इसको समझिएगा। तो हमने क्या करा, एक बंद पृष्ठ ले लिया, मतलब हमने एक गोला ले लिया। हमने कहा इस गोले का जो केंद्र है वो O है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो R है। तो केंद्र O कर दें और त्रिज्या को हम ले लेते हैं R। ओके, तो और हमने कहा कि यहाँ एक जो है बिंदु आवेश जो है यहाँ पर आपका Q जो है यहाँ इस O पर रखा है +Q। ओके, तो यहाँ आपका ये +Q इसके केंद्र पर हो गया और इस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, आपकी स्मॉल r हो गई। तो हमने कहा एक गोला ले लिया। अब देखिए यहां से शुरू करना है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो आपको एक बंद पृष्ठ लेना था, आपने ले लिया। क्या लिया आपने बंद पृष्ठ में, गोला ले लिया। गोला लेकर उसके केंद्र को क्या मान लिया आपने, O मान लिया। उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक R हो जाएगी। और हमने कहा कि इसमें जो है इस पृष्ठ से परिबद्ध जो आपका आवेश है वो Q है, मतलब इसके अंदर उपस्थित आवेश क्या है, Q है। तो फिर अब ऐसे में क्या होगा, देखिए आप त्रिज्या आपने R ले ही ली गोले की, तो आपने जो किया है वो आपने लिख दिया कि माना O केंद्र है और R त्रिज्या का कोई गोला है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसके पृष्ठ तक की जो दूरी है, सरल शब्दों में कहें तो इसके पृष्ठ तक की दूरी जो है वो इसकी त्रिज्या R है। ओके, तो केंद्र O हो गया, त्रिज्या R हो गई। और हमने कहा ये निर्वात शब्द यूज कर रहे हैं इसलिए यहां भी लिख दिया। बिंदु O पर +Q आवेश परिबद्ध है,
मतलब बिंदु O पर, इस गोले के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है या उपस्थित है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप यहां से देखेंगे कि ऐसा मानते कि गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, तो डेफिनेटली अगर गोले के पृष्ठ पर हम पॉइंट P लेंगे तो उसकी O से दूरी कितनी होगी, R ही होगी, है ना, O से R दूरी पर ही होगा वो। तो एक पृष्ठ पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं और हम क्या करेंगे कि P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे, और हमें पता है कि किसी भी आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों लिख रहे हैं, ये जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे आपके दिमाग में वो चीजें आने लग जाएगी कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, आप क्यों निकाल रहे हैं पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअली आपको यहां निकालना है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस, मतलब आपको ई चाहिए, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपके पास सिंपल फार्मूला है कि कोई भी अगर आपके पास आवेश है, मान सपोज आपके पास क्यू आवेश है जैसा कि यहां है, तो उससे आर दूरी पर आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सूत्र पता है आपको। तो इसलिए आपने कहा कि इससे आर दूरी पर इसके पृष्ठ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी हो जाएगा और पी पर आप निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो यहां आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, तो आप उसको यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां से आर दूरी पर आपका पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी, पॉइंट पी बन गया आपका, अब ये पॉइंट पी बन गया, और इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो वो इस तरीके से होगी, ऐसे ओपी के अनुदिश, ये रेडियली होगी, गोला है ना, तो गोला है तो फिर क्या होगा, विद्युत, देखिए अगर गोला है और उसके केंद्र पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसी होगी ना, उसकी अभिलंबवत, तो किधर होगी वो, ओपी के अनुदिश होगी, है ना, मतलब त्रिज्यी होगी, रेडियली होगी। तो पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, वो कैसी होगी, वो त्रिज्यी होगी, है ना, इस तरीके से ओपी के अनुदिश, और उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा, हमने कहा गोले के पृष्ठ पर कोई पॉइंट पी है, उस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। याद आ रहा है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, मैंने इसको और सरल करके लिख दिया Q/4πε0 आर स्क्वायर। ये बेटा आपको डायरेक्ट लिखना है, ये मैंने आपको पिछले जो लाइव क्लासेस हैं उनमें पढ़ाया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, तो आपको यह पता चल जाएगा कि ई कैसे निकलता है, मतलब किसी भी आवेश। और अगर आपको अभी यहां सीधे सीधे जानना है तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी आवेश, मान लो क्यू है, देखिए यहाँ क्यू लिखा है, और अगर उससे आप आर दूरी पर है, या आर दूरी, तो देखिए आर दूरी, ठीक है, तो आर दूरी पर अगर किसी पॉइंट पर तीव्रता निकलेगी तो वो जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब इसमें होगा Q/r² आएगा फिर, ठीक है, और 4πε0 आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बिंदु P पर। ओके, अब आपकी P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हुई उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, चलो ओके, एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप बोल दीजिए कि आप चूंकि यहाँ निर्वात शब्द यूज बार बार कर रहे हैं तो ये निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। और हमने ई के बारे में जो जानकारी ली कि ई की दिशा त्रिज्यी है, मतलब रेडियली है, और रेडियली मतलब किधर है, ओपी के अनुदिश है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको गॉस का नियम लिखने को आए, है ना, इसको गॉस प्रमेय भी बोलते हैं, है ना, तो जब भी आपको गॉस का नियम लिखने को आए या गॉस प्रमेय लिखने को आए तो आप कहना कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि चूंकि गॉस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अब सबसे पहले हमको एक बंद पृष्ठ ले लेना चाहिए गेंद की तरह, मतलब हमको एक गोला ले लेना चाहिए, बंद पृष्ठ तो कैसा भी ले सकते हैं लेकिन गोला लेने में आपको सुविधा रहेगी, तो आपने गोला ले लिया। अब उससे निकालना है फ्लक्स गुजरने वाला, और वो कह रहा है कि वो फ्लक्स जो है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स होता है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि फ्लक्स होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस, मतलब ई चाहिए। ओके, तो ई पहले लिखेंगे, अभी आपको फ्लक्स नहीं भी पता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए पहले ई निकालना है, तो आपने पहले ई निकाल लिया। अभी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि किसी कोई एक आवेश आपने ले लिया, मान लीजिए गोले के केंद्र पर प्लस क्यू, और आर दूरी पर कोई पॉइंट हो गया आपका पी, तो अब यहां पर तो आप तीव्रता निकाल ही पाएंगे ना, क्योंकि किसी आवेश से आर दूरी पर तीव्रता का सूत्र मालूम है आपको, ये वाला Q/4πε0 है ना, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे, और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और अब ये जो आपका ई आया है इसकी दिशा किधर होगी, तो हमें पता है कि अब ये गोला है और ये आवेश जो है इसके यहाँ पर सेंटर पर है, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी,
तो ऐसे में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो त्रिज्यी होगी और किधर होगी, अगर पॉइंट पी पर देखेंगे तो ओपी की अनुदिश होगी। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है, दिमाग में रखना हमेशा क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स होता है ई इंटू डीएस, और ई तो हो गया, अब डीएस चाहिए। तो आप क्या करना है कि यहां इस पी को घेरते हुए, इस जगह इस पी को घेरते हुए यहां पर आपको क्या करना है कि एक अल्प क्षेत्रफल डीएस की कल्पना करना, मतलब एक क्षेत्रफल अवयव लेना है डीएस, एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे गोले में से वो जो गेंद है मान लीजिए उसमें आपने एक छोटा सा निशान बना दिया, तो वो उस गेंद पर आपने अगर एक छोटा सा निशान बना दिया, उस टाइप से एक अल्प क्षेत्रफल आपको डीएस यहाँ लेना, इस टाइप से देखिए मैं बता रहा हूँ, चित्र में बता देता हूँ। तो ये आपको एक अल्प क्षेत्रफल यहाँ डीएस लेना है। अब डेफिनेटली जब आप इस अल्प क्षेत्रफल डीएस को लेंगे यहाँ पे, तो हमको पता है कि जो क्षेत्रफल जो जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो अब डेफिनेटली आपने क्या करा कि इस बॉल, अगर गेंद इसको समझे तो इसके ऊपर ही आपने उसको लिया है, तो अगर इसका लंब लेने जाएंगे तो वो तो इसी लाइन पर होगा। आपने पी को घेरते हुए डीएस लिया, देखिए आप, ये पी को घेरते हुए आपने एक छोटा क्षेत्रफल लिया, तो इसके जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो तो इधर ही होगा। किधर होगा, ओपी के अनुदिश ही होगा, क्योंकि वो भी त्रिज्यीय होगा, है ना, क्योंकि ये आपका गोला हो रहा ना, और यहां आपने गोले के पृष्ठ पर पॉइंट पी को घेरते हुए मान लीजिए आपने एक अल्प क्षेत्रफल लिया है, तो इसका जो वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर डीएस जो होगा, उस वेक्टर डीएस का डायरेक्शन क्या होगा, उस वेक्टर डीएस का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो है वो होता है उस पृष्ठ के अभिलंबवत, तो पृष्ठ अगर आपने यहां लिया तो इसका अभिलंब यही होगा। तो अब यहां से आपको दिख रहा है ई और डीएस का एक ही डायरेक्शन हो गया, ई और डीएस मतलब वेक्टर ई और वेक्टर डीएस का एक ही डायरेक्शन हो गया, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं एक लाइन पर, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। आपका ये मैंने डीएस की भी कल्पना आपको बता दी, ई आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इतनी फ्रेम में आपका ई कंप्लीट हो गया, और धैर्य रखकर देर तक रुकेंगे और पूरी बात सुनेंगे तो वापस लेकर आऊंगा और एक एक बात समझाऊंगा, क्योंकि 5 मार्क्स का काम है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते, इसी बात को मैं थोड़ा सा लिख कर भी दूंगा आपको। जैसे देखिए अब अभी तक आपने जो किया वो क्या किया कि गोले को हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आप क्षेत्रफल अवयव ले सकते हैं। ओके, अब आपने कहा कि चलिए हमने तो पी को घेरते हुए एक क्षेत्रफल अवयव डीएस लिया, और हमने कहा कि अगर ये अगर डीएस है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी किसके अनुदिश होगा, वो वेक्टर, ये आपका जो ओपी के अनुदिश होगा, इस वेक्टर डीएस का डायरेक्शन भी, मतलब इस ये जो आपने लिया है, ये छोटा जो सेगमेंट आपने लिया है या छोटा क्षेत्रफल अवयव लिया है, इसके अभिलंबवत होगा। ओके, तो अब क्या हुआ, आपने डीएस की कल्पना कर ली, तो वेक्टर डीएस भी किधर होगा, वेक्टर डीएस भी आपका ओपी के अनुदिश होगा। यही बात इतनी देर से मैं समझा रहा था कि ई भी आपका ओपी की तरफ रखना है और आपको वेक्टर डीएस भी ओपी की तरफ ही रखना है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में रखना है। अब आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब आपको सीधे निकालना है इस ये जो है ना, ये क्षेत्रफल अवयव, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स, और इसका वेक्टर डीएस इधर है बेटा, तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। और आपको पता है फ्लक्स का जो आपका फार्मूला है वो है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस, तो ये फ्लक्स का आपका फार्मूला हो गया। मतलब ये जो पूरा आपने छोटा सा ले लिया था डीएस, ऐसे बहुत सारे डीएस लेना है आपको यहाँ पे, है ना। तो अभी तो हम एक से ही काम चला लेंगे, बाद में सिग्मा लगा देंगे। मतलब गोले को हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में डीएस 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 के छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े लेंगे, और इस क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो इसके वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके पृष्ठ के अभिलंबवत होगा, तो ये वेक्टर डीएस इधर हो गया। और ई भी किधर है, ई देखिए क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर ई किधर होगा, वो भी क्या है, ओपी के अनुदिश बाहर की ओर ही है, इस तरीके से त्रिज्यी। तो अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली। अब आपका हो गया डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस। ओके, अब आपको यहां लिखना है, देखिए दो सदिश होगा, इनका अदिश गुणनफल है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सदिश ए डॉट सदिश बी को क्या लिखते हैं आप, बताइए जल्दी से। आप इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा ये ई डी एस कॉस थीटा, और वेक्टर हटा देना। देखिए ये ई सदिश हट गया, डीएस का सदिश हट गया और कॉस थीटा लग गया। ये थीटा कौन है यहाँ पे, ये थीटा है इस वेक्टर ई और वेक्टर डीएस, मतलब ये इन दोनों के बीच का कोण होता है बेटा थीटा, है ना। ये सदिशों में हमने 11th में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको सिंपली, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होगा ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होगा, जो कि यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक है ना, मतलब आपका जो थीटा है
वो वेक्टर डीएस और वेक्टर ई के बीच का कोण है, मतलब इन दोनों के बीच का कोण है। और यहां पर कितने डिग्री है? वो 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है। जब एक ही लाइन पर है तो हम क्या लिखेंगे उसको? 0 डिग्री लिखेंगे। तो अब cos 0 हो जाएगा बेटा, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ईडीएस cos 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका ईडीएस cos 0 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा आपका केवल ईडीएस, क्योंकि मैंने cos 0 डिग्री की जगह 1 नहीं लिखा है, 1 आप लिख लीजिएगा, गुणा करके 1 कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। साइड में आप लिख दीजिएगा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो भी काम चल जाएगा। और 12th के बच्चे नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। ये आपका कॉपी चेक करने वालों को भी पता रहता है कि इतना 12th के बच्चे जानते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू डी एस। अब यहां पर आके आपके हाथ पैर खुल गए, अब क्या करें? अब तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें भाई। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस हो गया, लेकिन अब हमको नहीं पता इसके बाद क्या करें। तो देखिए इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और सोचिए अब क्या करें। तो आपको दिखेगा भाई ई आप निकाल रखा है आपने, ई आपने क्या कर रखा है? निकाल रखा है, उसको रख दो यहाँ पे। समीकरण नंबर 1 में ई निकाला है ना आपने, उस ई को यहाँ पे रख दीजिए। याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ। देखिए आपको याद दिलाऊं क्या? याद दिलाऊं। ई का मान क्या आया था? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था ना। तो वो जो समीकरण नंबर 1 का ई है वो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो क्या होगा फिर? देखिए ई का मान रख दीजिए, समीकरण 1 से ई का मान रखा, तो ई का मान हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये डीएस ऐसा का ऐसा हो गया। यहां तक पहुंच गए बेटा, और अब एंड होने लगा है। मतलब अब आपकी ये जो गॉस प्रमेय ये बिल्कुल होने वाली है। अब आपका काम बिल्कुल बिल्कुल हो गया, क्योंकि आपने एक क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया है। अब पूरे से निकालना है, तो पूरे में तो कुछ नहीं करना, सिग्मा करना है या इंटीग्रेशन कर देना, क्लोज इंटीग्रेशन कर दो, या तो चक्री समाकलन टाइप कर दो, या सिग्मा डाल के सीधे कर देना। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक ने किया, सीधे सिग्मा लिख दिया। तो आप ऐसे सीधा ऐसे सिग्मा लिख दीजिएगा और कर दीजिएगा उसको, मतलब एम को आड़ा कर दीजिएगा। ऐसे ऐसा एम रहता ना, उसको ऐसे आड़ा कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा समेशन। तो समेशन कर दीजिएगा इसको, मतलब सबका क्या करना है? जोड़ करना है, तो समेशन लगा दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब ये किससे निकला था? एक लाइन देखिए, क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था। अब हमको किससे निकालना है? पूरे गोले से। और हमको पता है कि ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डीएस होंगे, तब जाकर आपका इन सबको जोड़ोगे। जैसे ये एक डीएस से गुजरने वाला, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे करके पूरा गोला बनेगा। तो फिर क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स अगर ये है, तो पूरे गोले से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? बस उसका आप क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। तो देखिए आपने गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, इसके पूरे से गुजरने वाला। तो आपने कहा ओके संपूर्ण करना है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर दीजिए, इस डी फाई को फाई लिख देना, और आप क्या करना, ये आपका समेशन का निशान लगा देना। देखिए फिर से ध्यान से देखना, मैं पीछे बता रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए, ये डी फाई लिखा है। अगर आप पूरे गोले से निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स, तो डी फाई की जगह क्या लिख देना? फाई लिख देना, और इसको कर देना समेशन में। ठीक है, समेशन कर देना। ठीक है, क्या किया देख लीजिए। ये किससे था? क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स था, है ना। ये डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स आपको किससे निकालना है? पूरे गोले से, क्योंकि आपकी प्रमेय क्या कह रही है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो इस गोले के पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फिर ऐसे में आप क्या कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो इसको डी फाई को फाई कर देना, और यहां आप सिग्मा का समेशन का निशान लगा देना। तो देखिए वही किया आपने, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब इस गोले के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो क्या होगा, और पूरा पूरा फ्लक्स क्या होगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, उसको आप फाई कर दीजिए डी फाई को, और यहां आप क्या लगा दीजिए? समेशन लगा दीजिए। अब एक्चुअली ये समेशन है किसके लिए? आवेश तो एक ही बार है, ये हो रहा है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, ये भी कांस्टेंट है। एक बार आपकी दूरी डिसाइड हो गई पी की, तो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे गोले में आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो वो आर दूरी पर ही आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि गोले की त्रिज्या आर है। अब ये है किसके लिए फिर? ये जो समेशन है किसके लिए? केवल डीएस के लिए, क्योंकि आप हर बार आपका डीएस का टुकड़ा अलग 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 होगा। तो आप ये डीएस समेशन जो है वो डीएस के साथ लगा देना, और बाकी को कांस्टेंट करके अलग कर देना। तो ये ऐसा हो जाए, देखिए फाई इज इक्वल टू, और ये समेशन हट गया, ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और समेशन किसके लिए हो गया? डीएस के लिए हो गया। अब समेशन डीएस निकालना है, मतलब इस गोले का संपूर्ण आपका जो गोले का जो पृष्ठ है उसको, वो है समेशन डीएस।
भाई देखो, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, सब जोड़ेंगे, समेशन करेंगे डीएस का, तो गोले का पृष्ठ आ जाएगा ना। और गोले के पृष्ठ को क्या, गोले के पृष्ठ का सूत्र कक्षा 10 में पढ़ा था, क्या होता है, 4πr²। तो गोले के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो ये समेशन डीएस की जगह आप लिख देना 4πr²। अब क्या होगा, 4πr² लिख दीजिए यहाँ पे। 4πr² लिखते ही क्या होगा, देखिए फाई का मान, ये देखिए फाई इज इक्वल टू Q/4πε0r²। और ये हो गया आपका 4πr²। अब आप ध्यान से देखिए, इसको कट रहा है क्या, देखिए 4 से 4 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, r² से r² कट रहा है। देखिए आप, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, और r² से r² कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा है Q और नीचे बचा है ε0 बस। और यहाँ बचा है फाई, मतलब आपका बचा है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो आपकी गॉस प्रमेय है। इसमें क्या कहा गया है, गॉस प्रमेय में या गॉस नियम में, ये देखिए, ये फाई क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यहाँ बंद पृष्ठ गोला था, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये Q क्या है, इस गोले से परिबद्ध आवेश है। तो गोले से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। देखो आप, Q/ε0 गुना, मतलब फाई बराबर होता है Q गुणित 1/ε0। फाई क्या हो गया, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। Q क्या हो गया, इस गोले से परिबद्ध आवेश, है ना, जिसके अंदर उपस्थित आवेश, और ये 1/ε0 गुना हो गया। तो यही आपने जो वहां आप जब लिखते थे तब वो समझ में नहीं आती थी वो लाइन, लेकिन जब आप इसको यहां देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये फाई हो गया। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई हो गया। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो लाइन आपने यहां लिखी है, ये गाउस नियम की लाइनें हैं। ये एग्जाम में आपको लिखना है, और ये लिखना है आपको, और इसको फिर आपको प्रूव भी करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको बताता हूं कि आपने इसकी प्लानिंग क्या की। आपकी प्लानिंग पर आना बहुत जरूरी है आपके साथ। देखिए, ये बात यहां है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, मतलब कोई भी अगर आप बंद पृष्ठ लेंगे तो उससे गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो उस पृष्ठ पर जो आवेश होगा, है ना, उसका 1/ε0 गुना होगा। पूरा फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। आइए प्रूव कर देते हैं। तो हमने इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया था, हमने कहा चलो बंद पृष्ठ लो। तो बंद पृष्ठ को हमने क्या ले लिया है, बंद पृष्ठ कैसा लिया था हमने, याद कीजिए। आपने अब इस बंद पृष्ठ को लिया था एक गोला, तो ये बंद पृष्ठ ले लिया। आपने कहा चलिए इसके बारे में थोड़ी इसकी क्वालिटी बता दो, इसका केंद्र O है ना, और इसके बारे में बता दो कि इस बंद, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, तो चलो उसका केंद्र O ले लिया और कह दिया हमने कि इस पर एक +Q आवेश है। हो गया आवेश। ओके, अब गोले के बारे में और थोड़ा बता दो, केंद्र O है, त्रिज्या R है। इतना और बता देते कि इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, और इतना हम लिख भी देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, क्या माना हमारे पास O केंद्र और R त्रिज्या का कोई गोला है, ये बंद पृष्ठ की बात खत्म हो गई। ठीक है, और इसके बिंदु O पर +Q आवेश परिबद्ध है, ये आपके उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की बात भी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है। ये बातें आपको जब यहां आप लिखते हैं, यहां से या यहां से आप लिखेंगे, जहां से भी आप लिखेंगे, आपको थ्योरम पहले लिखना भी जरूरी नहीं है, आप यहीं से शुरू कर दीजिए, बाद में लिख दीजिएगा इसको जब ये आंसर आ जाए तब, है ना। +Q आवेश परिबद्ध हो गया। अब आप क्या करते हैं, आपको निकालना है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाई निकालने के लिए आप याद कीजिए, मैंने पिछली क्लासेस में बताया, फाई निकालने के लिए अभी हाल बताया, वेक्टर E इंटू वेक्टर ds चाहिए, मतलब E चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो आप क्या करना, चूंकि पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पृष्ठ पर कोई पॉइंट P ले लीजिए, और वो P कितनी दूरी पर हो जाएगा, R दूरी पर ही हो जाएगा, और उस पर क्या कर दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिए, तो वो E हो जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ पॉइंट P को सिलेक्ट किया, देखिए आप यहाँ पे इसके पृष्ठ पर, और इस P पर आप जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो कैसी होगी, OP के अनुदिश होगी, त्रिज्यीय होगी, अभी समझाया मैंने क्यों होगी। ठीक है, तो ये P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फार्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 × Q/r², या सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता और E का डायरेक्शन किधर है? OP के अनुदिश त्रिज्यीय है। अब फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि अब आपका E तो निकल गया, अब आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको ds भी चाहिए। तो आप क्या करिए, यहां पर एक अल्प क्षेत्रफल ds, छोटे छोटे, अब इस पूरे आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे बंद पृष्ठ को छोटे 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 अवयवों में बांटना पड़ेगा, क्षेत्रफल अवयवों में। तो आप यहां पर एक ds छोटे क्षेत्रफल की कल्पना कर लीजिए और वो P को घेरते हुए होगा। तो यहाँ एक ds बना लीजिए, तो उसके जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो उसके अभिलंबवत होगा। तो वो भी किधर होगा? वो भी इधर ही होगा, OP के अनुदिश हो गया। मतलब जिधर E है उधर ही होगा। ये मैंने अभी आपको सिखाया था कि वो क्यों होगा। तो चलिए, अब आपका जो है ये आपने ds ले लिया और इसके वेक्टर ds का डायरेक्शन भी किधर होगा? उधर ही होगा जिधर E है। मतलब E और वेक्टर ds का आपको एक ही डायरेक्शन बनाना है। और E और वेक्टर ds क्यों लिया? क्योंकि आपको निकालना है फ्लक्स, और फ्लक्स होता है E इंटू ds। तो E ले लिया, अब ds ले लेंगे और फिर E इंटू ds कर देंगे। क्लियर हुई बात? ये आपको प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे फ्लक्स निकालना है, मुझे फाई निकालना है। फाई निकालना मतलब E से शुरू करूंगा, E के बाद में ds मानूंगा और E इंटू ds से फाई निकलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमने क्या कहा कि हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में विभाजित किया और P को घेरते हुए अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना की, और हमने कहा ds भी किसके अनुदिश होगा? इस OP के अनुदिश ही होगा। अब इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लीजिए, और वो मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा? ds से गुजरने वाला फ्लक्स है तो उसको d फाई के दीजिए आप, है ना। और वो क्या होगा? E इंटू ds होगा वेक्टर। अगर पूरे क्षेत्रफल से होता तो फिर मैं d नहीं लगाता, है ना। लेकिन यहाँ चूंकि छोटे क्षेत्रफल ds से है ना, ये ds और ये इसका वेक्टर ds, तो इससे निकलना है तो डी फाई कर दो उसको, फ्लक्स को, E इंटू ds हो गया। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी होता है ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा e ds cos थीटा। अब यहाँ पर चूंकि E और ds का डायरेक्शन एक ही है तो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो e ds cos 0 हो जाएगा, और e ds cos 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ये cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा केवल d फाई इज इक्वल टू e ds ही बचेगा। अब देखिए e ds बच गया, ये d फाई हो गया आपका। E का मान भर दीजिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से E का मान भर दें तो d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds। देखिए E का मान भर दिया और ये ds है। अब आपके पास में काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने क्या करा कि इससे जो आपने क्षेत्रफल अवयव ds लिया था उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया। अब आपको पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना, मतलब पूरे गोले से निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसका आप समेशन कर दीजिए। समेशन करेंगे तो डी फाई का समेशन फाई हो जाएगा, और यहां समेशन का निशान लगा देना, तो पूरे गोले से गुजरने वाला आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो चलिए वही आप कर दीजिए। तो गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी फाई का फाई हो जाएगा, और ये समेशन का निशान लग जाएगा। क्या ये समेशन किसके लिए है? मैंने अभी सिखाया था कि समेशन केवल ds के लिए है, तो ये ds के साथ लिख दीजिए। और समेशन ds क्या हो जाएगा? पूरे गोले के पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि एक ds 2 3 4 5, मतलब ये यहाँ सिग्मा जो है ना, ये समेशन जो लगा है ना, ये ऑल ds के लिए है, सारे ds के लिए। ऑल ds के लिए इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। और 4 पाई आर स्क्वायर से आपका 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये फाई इज इक्वल टू बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देख लीजिए फाई क्या है? गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। यहाँ गोला क्यों लिखा है? क्योंकि हमने गोला लिया है। नहीं, अगर हम कोई दूसरा पृष्ठ लेते तो दूसरा पृष्ठ होता, तो यहाँ बंद शब्द इसीलिए आया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यहाँ गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला था, यहाँ बंद पृष्ठ से गुजरने वाला हो गया फाई। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या है? Q है। तो ये पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का कितने गुना हुआ है? 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना हुआ है। देखिए Q गुणित 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ही तो है, तो ये हो गया 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो गॉस थ्योरम है या आपका गॉस का नियम है,